कविता ऑफिस से जब घर पहुंची तो देखा आरव ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। कविता को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और आरव को उसकी गोद में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। पलक 1 मिनट के लिए भी चैन से पड़ नहीं पाई। कविता बिना कुछ बोले ही आरव को गोद में लिए बाथरूम चली गई। बाहर आकर कविता ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। इसके बाद चाय की चुस्कियों के साथ कविता आरव को सुलाने की कोशिश करने लगी। आरव के नींद में आते ही कविता की आंखें भी झपकने लगी थी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर लिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उनके बच्चों की। कविता बोली, अरे मम्मी, आरव को सुलाते सुनाते नींद लग गई थी। आरव को सुलाकर कविता रसोई में घुस गई थी। पापा और मम्मी के लिए परहेजी खाना, पलक के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों से बच जाए। जब कविता रात की रसोई समेट रही थी तब तक आरव उठ गया था। कविता की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती थी। कविता ने आरव के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अगर आरव की जरा भी आवाज बाहर आती थी तो सुबह मम्मी उस पर चिल्लाने लगती। कविता की जिंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल अलग थी। कविता थी एकदम बिंदास और अलमस्त दुनिया से, एकदम बेपरवाह। लंबा कद, गेहूं जैसा रंग, आम के फांक जैसी नाक, मंद मस्त मुस्कान और घुंघराले बाल। हर कोई कॉलेज और दफ्तर में कविता का दीवाना था, मगर कविता थी दीवानी अभय की। अभय उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। साथ ही दोनों की मित्रता गहरी होते होते प्यार में बदल गई थी। कविता के मम्मी पापा अभय के घर गए थे और अभय के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने कविता को आगाह कर दिया था, बेटा, ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी अलग है। मगर उस समय तो कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार कविता ने अपने परिवार को मना ही लिया था और इधर अभय का परिवार भी बड़ी बेदली से तैयार हो गया था। जब कविता और अभय हनीमून पर गए तो कविता को अभय का व्यवहार अजीब सा लगा। कविता पुरुष स्त्री के रिश्तों से अब तक अनजान थी। अभय ना जाने क्यों बात बात पर हिंसक हो उठता था। हनीमून से वापस आकर भी अभय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे बात करे। अभय का परिवार कविता को हमेशा नीचा दिखाता था और अभय चुपचाप सुनता रहता था। अगर कविता अभय से बात करने की कोशिश करती तो अभय कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। कविता एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसकर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाती थी। कविता को एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इसी बीच कविता गर्भवती हो गई थी। कविता को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन आरव के जन्म के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रही थी। अब कविता की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। रात में आरव और घर की जिम्मेदारी और दिन में दफ्तर देखते कविता यह कंकाल जैसी हो गई थी। विवाह के 1.5 वर्ष में ही
अभय कविता के लिए एक पहेली बनकर रह गया था। धीरे धीरे कविता को समझ आ गया था कि अपनी मर्दानी कमजोरी को छुपाने के लिए उस पर हावी रहता था। मगर जब एक दिन बात आगे बढ़ गई तो कविता अपना सामान और आरव को गोद में लेकर अपने मायके आ गई थी। कविता के मम्मी पापा हक्के बक्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से विवाह किया और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का बेटी पलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मम्मी बोली, जी हाँ, थोड़े दिन रहने दो, देखो ना बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। मगर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए कविता को 2 माह हो गए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कान खड़े हो गए थे। दिन में पास पड़ोसी मम्मी पापा को कोसते और रात में मम्मी पापा कविता को, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना। कविता सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती थी। उसका घर कहाँ है? कई बार कविता को लगता उसकी स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। कविता सोचने लगी, इस मायके की रोटी से तो अच्छा ससुराल की सूखी रोटी थी। कम से कम आस पड़ोस और नाते रिश्तेदार कुछ कहते तो नहीं थे और सबसे बड़ी बात माँ बाप का प्यार भी बना रहता। यहाँ मायके में कविता अपने वेतन का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़ी बेदली से लेकर कहती थी, बेटी आजकल महंगाई इतनी है, दूध और सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। पूरा 1 लीटर दूध तो आरव ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर कविता का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी जब देखो तब सुनाया करते थे, बेटी यहाँ पर रह रही हो, इस कारण तुम्हारा निर्वाह हो रहा है, नहीं तो 50,000 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता। कविता यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दब जाती थी। तभी मम्मी कहती, पलक के बारे में सोचकर मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर बैठी हो, उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा? कविता को ऐसा लगने लगा था मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर गलती कर दी है। छोटी बहन पलक भी बिना बात किए ही कविता से दूरी बनाकर रहती थी। पलक के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक दीदी कविता उनके साथ रहेंगी तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी लड़के वाले पलक को देखने आ रहे थे। कविता दफ्तर जाने के लिए जब तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। कविता झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो मेरी मीटिंग है। मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या क्या करूँगी अकेले, आरव को संभालूं या मेहमानों को? कविता बोली, मम्मी मैं आरव को किसी सहेली के घर पर छोड़ दूंगी। तो पापा तुनकते हुए बोले, आरव के लिए किसी मेड का इंतजाम कर देना। मेरी और तुम्हारी मम्मी की अब उम्र नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। पलक बोली, देखो दीदी आप अच्छा खासा कमाती हो, कम से कम आरव के लिए एक मेड तो रख ही सकती हो। खैर दफ्तर जाकर कविता ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी लेने के बाद घर आ गई। घर आकर कविता फटाफट पकौड़े तलने लगी और हलवा भुना और फिर जल्दी से आरव को लेकर कमरे में बंद हो गई थी। कविता मेहमानों के सामने पढ़ना नहीं चाहती थी। इस बार पलक की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात बताने कविता के कमरे में गई तो आरव एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को कविता का परिचय मेहमानों से कराना पड़ गया था। मेहमानों ने जब कविता से उसके घर और पते के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे कविता तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हमें आरव से बहुत प्यार है, इसलिए आती जाती रहती है। लड़के वालों की तरफ से
लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी कविता से बोली, देखो बेटी, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। कविता, तुम्हारी गलतियों की सजा पलक को नहीं मिलनी चाहिए। कविता सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें सब कुछ तो बता चुकी है। आखिरकार कविता ने तय कर लिया था कि वह वापस अभय के घर चली जाएगी। वह सूखी नहीं तो ना ही सही, कम से कम उसके कारण पलक की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपने सहकर्मी नेहा से बताई। नेहा बोली, अरे यार, तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर सहारे की तलाश में घूम रही हो? तुम एक स्वतंत्र महिला हो। अपना और अपने बेटे का ख्याल तुम खुद रख सकती हो। कविता बोली, नेहा, मेरे पास अपना घर कहाँ है? वह घर मेरे पति का था और यहाँ मेरे मम्मी पापा का। मैं कैसे आरव को लेकर अकेली रह सकती हूँ? नेहा हंसते हुए बोली, पागल लड़की, अपनी मर्जी से शादी करना एक गलत फैसला हो सकता है, मगर यह कोई ऐसी गलती नहीं है कि तुम्हें इसकी सजा मिले। इन सामाजिक बेड़ियों से बाहर निकलो, अपने आप को और अपना घर खुद बनाओ। वैसे नेहा दफ्तर में एक चालू महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीती थी। लेकिन जिंदगी के इस मुश्किल दौर में नेहा ही थी जो कविता की बेबसी को समझती थी और उसके ढाल बनकर खड़ी हुई थी। कविता को नेहा से दोस्ती करने के बाद यह बात समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज में चालू की संज्ञा दी जाती है। नेहा के हिम्मत देने पर ही कविता अपने बेटे को लेकर मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। नेहा ने ही आगे बढ़कर कविता को एक वकील से मिलवाया और कविता अभय से अलग हो गई। नेहा ने जब कविता को उसके किराए के फ्लैट की चाबी पकड़ाई तो कविता की आंखों में आंसू आ गए थे। नेहा बोली, कविता, फ्लैट भले ही किराए का है, पर इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब कविता ने अपना और आरव का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, बेटी, शुक्र है तुमने अपने घर जाने का फैसला कर लिया। कविता मम्मी की बात सुनकर बोली, मम्मी, आप सच कह रही हैं। मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। कब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। आरव मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को खुद मैं पूरा करूंगी। इतना कहते हुए कविता आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आई और अपने छोटे से घर में बेटे आरव के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सच में दोस्तों, पति और ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद मायके वालों पर भी बेटियां बोझ हो जाती हैं। शादी से पहले बेटी उस घर की रौनक होती है और शादी के बाद ही बेटी मायके में बोझ बन जाती है। अगर सच कहा जाए तो बेटी का घर इस दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि शादी से पहले मायके वाले कहते हैं बेटी को पराए घर जाना है और शादी हो जाने के बाद ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। तो बेटियों को कौन समझाएगा कि बेटी का अपना घर कौन सा होता है? दोस्तों, यह हार्ट टचिंग कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही इमोशनल कहानी आपको मिलती रहे।